नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 प्रदेशों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को भी बदल दिया गया है, उन्हें त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। जबकि हरियाणा के राज्यपाल अब बंडारू दत्तात्रेय होंगे। बंडारू दत्तात्रेय फिलहाल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। बंडारू दत्तात्रेय आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद से लोकसभा सदस्य रहे हैं। वे युवा अवस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं और आपातकाल के समय जेल में भी रहे हैं। वाजपेयी सरकार में वह शहरी विकास मंत्री रहे, जबकि मोदी सरकार में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रह चुके हैं। बंडारू दत्तात्रेय बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर भी रहे हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 प्रदेशों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को भी बदल दिया गया है, उन्हें त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। कांग्रेस की कलह कम नहीं हो रही है। पूर्व सीएम हुड्डा सहित 23 विधायकों ने सोमवार को नई दिल्ली में बैठक की और इसके बाद 5-5 के ग्रुपों में 10 विधायकों को पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए पहुंचे। वेणुगोपाल से मिलने वाले विधायकों में प्रमुख रूप से डॉक्टर रघुवीर कदियान, भारत भूषण बत्रा, कुलदीप वत्स, वरुण चौधरी व बिशन लाल सैनी सहित अन्य विधायक शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार कई विधायकों ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए हुड्डा को कमान सौंपी जानी चाहिए। यही नहीं, पार्टी के विधायकों को संगठन में नियुक्तियों को लेकर पूरी तवज्जो मिलनी चाहिए। अब पार्टी के 6 विधायकों को 2 ग्रुप मंगलवार को वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। और यही नहीं, विधायकों ने पार्टी के नेता राहुल गांधी से मिलने के लिए भी समय मांगा है। इधर पूर्व सीएलपी लीडर व तोशाम की विधायक किरण चौधरी ने भी सोमवार को केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इंडियन लोकदल के सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने बेटे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और पोते उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के जननायक जनता पार्टी को लेकर बड़ी बात कही है। जजपा की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कौन कहां है ये समय बताएगा। चुनाव लड़ने के बारे में उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मेरे चुनाव लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं होगी, इस बारे में चुनाव आयोग निर्णय करेगा। ओम प्रकाश चौटाला दिल्ली में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और अपने पिता देवीलाल के समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर आए थे और इसके बाद उन्होंने मौजूदा मीडिया कर्मियों से बात भी की। ओम प्रकाश चौटाला ने जजपा को लेकर इशारों में बड़ी बात कही है। किसान आंदोलन के संदर्भ में जननायक जनता पार्टी के स्टैंड पर ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि कौन कहां खड़ा है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा वक्त में सभी वर्ग इस सरकार के कुशासन से परेशान हैं और इसके खिलाफ हैं। बता दें कि डॉक्टर अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने विवादों के बाद इनेलो से अलग होकर जननायक जनता पार्टी का गठन किया था। जजपा ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और आज राज्य की मनोहर लाल सरकार में साझीदार है। दुष्यंत चौटाला गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। इनेलो सुप्रीमो और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी होने के बाद चर्चाओं में ऐलान बाद से विधानसभा का चुनाव लड़ने की आशंका को लेकर अधिवक्ता एकजुट हो गए हैं। दादरी के 4 और चंडीगढ़ के 2 अधिवक्ताओं ने चुनाव आयोग में याचिका दायर करते हुए ओपी चौटाला के चुनाव लड़ने को लेकर माफी नहीं देने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है। और अधिवक्ता संजीव गोदारा ने दादरी में मीडिया से बात करते हुए बताया कि फिलहाल शिक्षाविद देवेंद्र बल्हारा के माध्यम से अधिवक्ताओं ने चुनाव आयोग को ईमेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से याचिका दायर करने के लिए पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला सजायाफ्ता हैं। उन्हें संदेह है कि बीजेपी की ओर से चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव लड़वाने की छूट दिलवाई जा सकती है। आज हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर पहुंचे। बंद कमरे में पहले चंद्रमोहन ने अकेले मुलाकात की। बंद कमरे में मुलाकात के बाद चंद्रमोहन काफी खुश नजर आए और वो बाद में बाहर आकर साथ आए अपने 21 सदस्य डेलीगेशन को भी विज से मिलवाया और उसके साथ ही एक ज्ञापन भी विज को सौंपा। उन्होंने डेलीगेशन ने अनिल विज को पंचकुला जिले के
समस्याओं से अवगत कराया। आए हुए सभी पार्षदों ने अनिल विज को जिले की समस्याओं के बारे में बताया। अनिल विज डेलीगेशन की समस्याओं को सुनकर तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। लगभग 1 घंटे चली मुलाकात के बाद चंद्रमोहन ने मीडिया को बताया कि वे अपने जिले के नगर निगम व नगर पार्षदों के साथ पंचकुला की समस्याओं को लेकर गृहमंत्री अनिल विज से मिले हैं और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि अनिल विज ने जल्द एक्शन लेने का आश्वासन भी दिया है। डेलीगेशन लेके क्या मुद्दा था और क्या आश्वासन मिला है? आज हमारा 21 सदस्यीय डेलीगेशन आदरणीय श्री अनिल विज जी से मिला था, जिसमें हमने पंचकुला की जो लोकल बॉडीज़ की दिक्कतें हैं, कॉरपोरेशन की, हेल्थ की और पुलिस की, हमने इनके समक्ष रखी और मुझे पूरा आश्वासन दिया इन्होंने कि वो कार्रवाई करेंगे और एक चीज़ पे तो इन्होंने हमारे सामने कार्रवाई की। इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। पंचकुला की समस्याओं को लेकर क्या समस्या रखती है और क्या कार्रवाई की जा रही है? नहीं, मेरे से कोई भी मिल सकता है। मैं सारे हरियाणा का मंत्री हूँ और आज उन्होंने वहाँ पे पंचकुला की कुछ समस्याएं मेरे सामने रखी हैं जो हरियाणा यूथ कांग्रेस चुनाव में घमासान मचना तय है, क्योंकि प्रदेश युवा कार्यकारिणी के लिए 976 आवेदन आए हैं। इनमें 17 प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए और 85 प्रदेश महासचिव पद के लिए हैं। सबसे ज्यादा 31 आवेदन गुरुग्राम से मिले हैं। आवेदन करने वालों के खिलाफ सैकड़ों दावेदारों ने आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं। अकेले अंबाला में एक दूसरे का नामांकन रद्द कराने के लिए प्रत्याशियों ने 32 आपत्तियां दर्ज कराई हैं। प्रत्याशियों ने विरोधियों को चुनाव से पहले ही चित करने के लिए आपत्तियों के साथ खूब वीडियो, फोटो और अखबारों की कटिंग लगाई है। जैसे अंबाला सिटी में एक प्रत्याशी की कुमारी शैलजा के खिलाफ नारे लगाते की वीडियो भेजी गई है और आपत्तियों पर 2 दिन चंडीगढ़ में सुनवाई हो चुकी है। हालांकि अभी फाइनल लिस्ट जारी नहीं हुई है। माना जा रहा है कि जल्द आवेदनों की सूची फाइनल हो सकती है। ऐसे में जिनके पर्चे रद्द होंगे वे विरोध में उतर सकते हैं। वहीं इन चुनाव के जरिए कांग्रेस के 14 बड़े नेता अपने बेटे पोतों को भी लॉन्च कर रहे हैं और इनमें विधायक, पूर्व मंत्री और चेयरमैन भी शामिल हैं। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बिजली विभाग और पानी की सप्लाई को लेकर रेनीवेल योजना से जुड़े अधिकारियों के संयुक्त बैठक ली और उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि बल्लभगढ़ और एनआईटी क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या और बिजली आपूर्ति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री द्वारा ली गई बैठक में बल्लभगढ़ बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता, एनआईटी फरीदाबाद की कार्यकारी अभियंता, हुड्डा विभाग से बिजली के कार्यकारी अभियंता, आईएमटी एरिया के कार्यकारी अभियंता और पानी की सप्लाई को लेकर रेनीवेल योजना के तहत कार्य देख रहे हैं। कार्यकारी अभियंता सहित सभी एसडीओ और जेई स्तर के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। बारिश का मौसम आने जा रहा है और शहर में जो बिजली की हालत रोज खराब होती जा रही है, उस हालात को देख के हमने सारे अधिकारियों को मीटिंग की। और रेनीवेल का पानी भी हमारा यमुना के किनारे से आता है। कभी बिजली नहीं होती, कभी पानी नहीं आता। बार बार लोगों की समस्या थी कि एसडीओ हमारी मदद नहीं कर रहा, निगम की अपनी कहानी थी, बिजली वालों की अपनी कहानी थी। दोनों अधिकारियों को बैठ के एक जॉइंट मीटिंग करी है कि पानी जो शहर को किस तरह और जो ट्रांसफार्मर जो फट रहे हैं इनका कैसे इनको सेव करा जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिजली कैसे मिले। उस समय जॉइंट मीटिंग करी है और जहाँ जहाँ पानी की समस्या वहाँ कितने ट्वेल लगाने की जरूरत है। मेरी सुधीर राजपाल से बात हुई है कि लाइन नंबर 1 में पानी की सबसे बड़ी समस्या है और एफएमडीए में जो काम चल रहा है और सुधीर राजपाल जी से कहा है कि भाई रेनीवेल का पानी है, कम से कम 20 ट्वेल रेनीवेल के और लगे, जिससे 8 जुलाई को डीजल पेट्रोल की कीमतों के विरोध में किसान देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसान अपनी गाड़ियां सड़कों के किनारे खड़ी करेंगे। इस आंदोलन से आम लोगों को जोड़ने का भी दावा किया जा रहा है। यह निर्णय सिरसा में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित धिक्कार रैली में लिया गया। इस रैली में डॉक्टर दर्शनपाल सिंह, योगेंद्र यादव, रोलदू सिंह मानसा, विकास सीसर, जोगेंद्र नैन, कामरेड इंद्रजीत पक्का, मोर्चा के प्रधान प्रहलाद सिंह कालूखेड़ा बतौर मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। कामरेड दर्शनपाल ने कहा कि पूरे देश में चल रहे आंदोलन का एक ही मकसद है, तीनों कृषि कानूनों की वापसी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तेज होगा और इसमें आम जनता को भी जोड़ा जाएगा।
तो 8 जुलाई को डीजल पेट्रोल की कीमतों के विरोध में किसान देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उधर चरखी दादरी के सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने कहा कि शहर में लोग भीड़ कर रहे हैं और ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं और ना ही मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, अगर हम इसी तरह से लापरवाही बरतते रहे तो तीसरी लहर के आगमन के लिए हमें तैयार रहना होगा। देखो, संभावित तीसरी लहर की बात करें तो पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हम तीसरी लहर की इंतज़ार क्यों करें। कोरोना लगभग हमने कंट्रोल कर लिया है और लगभग ख़त्म भी हो गया है, लेकिन हमारा जो एहतियात है हम वो ख़त्म ना करें तो ज़्यादा बेटर है। मास्क लगाए रखें, हाथ साफ करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इम्यूनाइजेशन। कोरोना की दूसरी लहर में मौत के तांडव के बाद अब तीसरी लहर से बचने के लिए लोगों में वैक्सीन लगवाने की होड़ मची हुई है। यही कारण है कि कोरोना के वैक्सीनेशन कैंप में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इतना ही नहीं, लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सिफारिशें लगवा रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा फरीदाबाद के सेक्टर 4 RRWA द्वारा आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में देखा गया, जहां कतारों में लोग खड़े रहे और वैक्सीन लगवाने की इतनी होड़ मची थी कि पुलिस को लोगों को काबू करना पड़ा। इस बारे में RRWA के प्रधान और अन्य पदाधिकारियों का कहना है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनेक कैंप लगाने की जरूरत उत्पन्न हो गई है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरीश सरेजा। हरीश जी, इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आज वैक्सीनेशन कैंप में आए हैं, क्या लगता है कि डर है? जब पहले वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़े थे और अब लोग जो है धक्का मुक्की करके वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। डर बैठा हुआ लोगों के दिमाग में, और मतलब कि ये सोच रखा है कि पहले तो ये सोच रखा था कि कोई कुछ नहीं होने वाला। जब ये दूसरा फेस आया कोरोना का, उससे उनको बहुत दिक्कत हुई, तो उन्होंने अब सोचा कि वैक्सीन लगवानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ही आने लग गए हैं। मेरे पास इतने फ़ोन आते थे कि मुझे पता है कि मैंने बड़ी प्रशासन से और अपने विधायक जी से कोशिश करके ये दूसरा कैंप लगवाया, और इसीलिए लोग मेरे पास आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो डर बैठा हुआ था, उसको डर को ख़त्म करने के लिए ये लोग आते हैं। इसमें मैं ये कहूँगा, जागरूकता के मामले में तो ऐसा है नहीं। हमारी सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति ने घर घर जाकर और अपने मोहल्ले में, अपने सेक्टरों में सबको जागृत किया है इस मामले में। पर ये हमारी अपनी गलतियाँ रही हैं, जिसके कारण जो ना हमने जो फर्स्ट हमारा कोविड का जो दौर रहा है, हमने उसको अवॉइड किया है। और वैक्सीनेशन में जो भारत सरकार ने जो एक फ्री में मुहिम चलाई थी, उसका लोगों ने ये सोचा है कि जो दूसरी पार्टियां हैं हमारे उसमें देश में, उन्होंने उसका गलत तरीके से प्रचार कर लोगों को भ्रमित किया है कि भाई ये टीका लगाएंगे तो इससे ये नुकसान हो जाएगा, इससे ये नुकसान हो जाएगा। बट अब लोगों को जागरूक, जो सेकंड हमारी वेव आई है कोविड-19 की, अब लोगों को पता लगा है कि हमारी वैक्सीनेशन और वैक्सीन हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के लिए कितनी आवश्यक है, इसलिए लोग जागरूक। अंबाला की प्रथम महिला मेयर शक्ति रानी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। ऐसा अंबाला के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। शक्ति रानी ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि वह सफाई कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को अपने परिवार का एक हिस्सा मानती हैं। उन्होंने सफाई कर्मचारियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जब हम घर में आराम से रह रहे थे, तब ये कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर सफाई का पूरा ध्यान रख रहे थे। फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, ये भी उन्हीं में से एक हैं, क्योंकि इनके ज़्यादा उजागरता नहीं हो पाती है। हम औरों का सम्मान करते हैं और इनको भूल जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इनको भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाए जितनी हम बाकी फ्रंटलाइन वर्कर्स को देते हैं, क्योंकि इनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हम लोग शहरों में, घरों में अपने अंदर बैठ जाते हैं और ये कोरोना काल में भी दिन रात लगे रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इनका भी हौसला अफजाई किया जाए और इनकी भी कदर करी जाए। कि हमारे दिल के बहुत नज़दीक हैं और हम शुरू से इनका सम्मान करते हैं, क्योंकि ये जो स्तर के लोग हैं। देश के 130 करोड़ लोगों के लिए राहत की खबर है। खून के सैंपल की जांच के लिए आने वाले 2 वर्षों में वायरल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके सैंपल खर्च में भी कमी आने से इनकार नहीं किया जा सकता है। मेवात के राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में
एनेस्थीसिया पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र डॉक्टर राणा प्रताप सिंह ने सिरिंज में शोध कर कामयाबी पाई है, जिसमें अब वॉयल की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने ऐसी सिरिंज तैयार की है कि जिसे सैंपल लेने के बाद वॉयल का रूप दिया जा सकता है और इनके इस शोध को केंद्र सरकार ने मान्यता इसी वर्ष जून माह में दे दी है। आने वाले 2-3 वर्षों में यह सिरिंज बाजार में उपलब्ध होगी, जिसके बाद लोगों को ब्लड सैंपल देते समय सरल, सुलभ व सस्ता इलाज मिल पाएगा। हमारे फर्स्ट ईयर रेजिडेंट हैं डीएनबी रेजिडेंट डॉक्टर राणा, जो बेहोशी विभाग एनेस्थीसिया विभाग में पीजी कर रहे हैं। इन्होंने एक नया शोध किया है। उसमें इन्होंने एक सिरिंज बनाई है। उस सिरिंज के माध्यम से निडल और सिरिंज को ही ऑटोमेटिकली एक उसमें ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि वो ऑटोमेटिकली वॉयल में एक शीशी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण से हमें ब्लड का सैंपल लेके वायल में रखने की ज़रूरत नहीं है। वो सिरिंज ही जिससे हमने ब्लड एस्पिरेट किया है पेशेंट में से, पेशेंट का ब्लड लिया है, उसी सिरिंज को हम शीशी में या वायल में कन्वर्ट कर देते हैं और उसी के थ्रू वो लैब में ट्रांसफ़र हो सकती है डायरेक्टली। तो कुछ जो छोटे सेंटर हैं, PSC CSCs वगैरह हैं, जहाँ पे कई बार वायल की कमी हो जाती है, कहीं भी जहाँ पर भी वायल की कमी हो सकती है, वहाँ पर ये कारगर सिद्ध हो सकती है। तो मैंने ऑब्ज़र्व ये करा कि सैंपल्स को जब सीरीज निकालते थे, सिरिंज से निकालते थे और उसे वायल में डालते थे, तो इसी प्रक्रिया में 2 चीज़ों को इस्तेमाल ना करते हुए एक ही चीज़ को इस्तेमाल करें। इससे हमारी प्रक्रिया सरल भी होगी और उपयोगी भी होगी और सस्ती भी बनेगी। जो हमारे भारतवर्ष में जो 1 अरब 30 करोड़ जनता है, उसके लिए सस्ती सुलभ व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है। तो ऐसे उपकरणों के कारण हम अपने जो चिकित्सा व्यवस्था है उसे सरल कर पाएंगे और सस्ती बना पाएंगे। सर, अगर बात करें तो ये बड़ा शोध आपने किया जी। कैसे ये ख्याल मन में आया? परिवार में कोई डॉक्टर नहीं था जी। तो सर, ये मैं कहूँगा कि खोजी प्रवृत्ति है जो ऑब्जर्वेशन करती रहती है और प्रॉब्लम को जो हमारे आसपास है उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें सॉल्व करने की जिज्ञासा अगर बनी रहती है लोगों में, तो ऐसे शोध करना मुमकिन है अगर लोगों का सहयोग। एक्चुअली फाउंडेशन चलाता हूँ नू के अंदर, तो अगर हमारे नू मेडिकल कॉलेज से किसी ने आविष्कार किया है डॉक्टर ने, और ये तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने पूरे देश के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अम्बाला शहर नगर निगम द्वारा खतौली में शिफ्ट की गई दूध की डेयरियों के संचालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और इन्हीं दिक्कतों के विरोध में डेयरी संचालकों ने नगर निगम के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान डेयरी संचालकों और कांग्रेसी नेताओं ने निगम अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान डेयरी संचालकों ने कहा कि शहर की स्वच्छता के नाम पर डेयरी को खतौली शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन वहां पर ना तो कोई सुविधाएं हैं और ना ही सुरक्षा। शिकायतें करने पर भी नगर निगम के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आप इन डेयरी संचालक जो लोग हैं इनकी मांग को उठाने के लिए तपती गर्मी के अंदर आए। आज इनकी जायज़ मांग है, वहाँ ना तो पानी की निकासी है, ना पानी पशुओं को पिलाने के लिए है और ना ही जो गोबर का उठाना वो उठा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इनके समर्थन के अंदर बहन कुमारी शाहजहाँ जो प्रदेशाध्यक्ष है उनके निर्देशानुसार आई है। जब तक ये संघर्ष चलता रहेगा और प्रशासन इनकी मांग नहीं मानेगा तो कांग्रेस पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर इनके प्रदर्शन में साथ देगी और जितना भी लंबा संघर्ष करना पड़े इनकी मांग को मनवाने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता और एक नेता इनके साथ खड़ा है। समाज सेवी और डेयरी एसोसिएशन का साबका प्रधान, प्रशासन ने जिस दिन से डेयरियाँ बाहर गई हैं, प्रशासन ने हमारी कोई सुध नहीं ली। हमने बहुत मांग की है, बहुत इनके यहाँ पे गिड़गिड़ाए हैं, लेकिन बहुत बुरा हाल है जहाँ पर हम डेयरियों में रहते हैं। गर्मियां शुरू होते ही बिजली और पानी की समस्याओं से आमजन को जूझना पड़ता है और हरियाणा के अंबाला शहर भी इससे अछूता नहीं है। अंबाला के अधिकतर इलाकों से बिजली और पानी की समस्याएं आए दिन सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में हमारी टीम ने अंबाला शहर में कल्पना चावला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वीमेन संस्थान का जायजा लिया, जहां के हालात काफ़ी दयनीय हैं। यहां पर बीते 15 दिनों से पानी नहीं आया है, जिस वजह से संस्थान के स्टाफ और बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की दिक्कत कितने टाइम से चल रही है? मैम, जैसे स्टाफ ने मुझे बताया, हर साल गर्मियों में ये दिक्कत आती है
और इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। इस बार भी स्टाफ ने मुझे जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उससे नेक्स्ट डे ही बताया था कि सर ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। मुझे 10 दिन हो गए ज्वाइन किए हुए, ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। हमने उसी टाइम एसडीओ को लेटर लिखा, एक्शन से स्टाफ को भेजा, एक्शन से कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए उनसे बात की। उन्होंने कहा भाई हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। स्टाफ फिर मेरे पास आया था कि सर ऐसे हुआ, तो उसके बाद हमने कहा भी चलो एक बार मैं भी बात करता हूँ। बात भी की, उसके बाद एसडीएम से मिले स्टाफ। एसडीएम फ्राइडे को एसडीएम ने एश्योरेंस दिया था कि भाई हम लोग जो है इसको मंडे बाय मंडे सॉल्व कर देंगे, बट अभी तक ये सॉल्व नहीं हुई है। और पानी ना आने के कारण हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनी भी है और फर्स्ट फ्लोर पे तो पानी चढ़ता ही नहीं है, जिसके हरियाणा चौपाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।